सभी साथियों को, किसान भाइयों को, बहनों को मेरा सादर अभिवादन। मैं बुद्ध प्रकाश मौर्य, जनपद फतेहपुर, उत्तर प्रदेश। आपको बीपी मौर्य जैविक खेती चैनल के माध्यम से आपके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो आपको देने जा रहा हूं। किसान भाइयों और बहनों, आपसे मेरा अनुरोध है कि मेरे इस वीडियो को पूरा देखें, इसका उपयोग भी करें, दूसरे किसान भाइयों को जानकारी देने के लिए उनको शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए कमेंट्स ज़रूर भेजें। तो आइए, मैं आपके बीच में भूमि में जीवांश कार्बन बढ़ाने में हरी खाद की उपयोगिता। साथियों, जैसे आप देख रहे हैं कि हमारी जो धरती माँ है वो दिन प्रतिदिन बंजर होती चली जा रही है और किसी भी चीज़ से, चाहे कल कारखाने हो, चाहे खेती हो, चाहे पशु हो, यदि हम उससे कुछ आमदनी ले रहे हैं तो निश्चित तौर पे उससे को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा हमें। जैसे पशु है, यदि हम उससे दूध ले रहे हैं तो उसको राशन देना पड़ेगा, चारा देना पड़ेगा, समय समय पे पानी पिलाना पड़ेगा, नहलाना पड़ेगा, देख रेख करना पड़ेगा। इसी तरह यदि हमारे पौधे हैं, पौधों से फल ले रहे हैं तो उनकी भी देख रेख करना पड़ता है, निराई गुड़ाई करना पड़ता है। और यदि उसमें कीड़े वीड़े लगे हैं तो उसमें भी उपाय करना पड़ता है। तो इसी तरह यदि हमारी धरती माँ है और धरती माँ से हम जो भी उपयोग की चीज़ें हैं, चाहे खाद्यान्न हो, चाहे सब्जी हो, चाहे फल फूल हो, इत्यादि इत्यादि, सभी धरती माँ से हम खेती करके प्राप्त करते हैं। लेकिन यदि हम खेती से कुछ प्राप्त करते हैं तो हमारा सबका दायित्व बनता है कि हम उसको, उसकी उदर पूर्ति के लिए, वो लगातार स्वस्थ रहे, उसके लिए हमें जैविक खादें, चाहे हरी खाद के रूप में हो, चाहे कंपोस्ट के रूप में हो, हमें देना बहुत अति आवश्यक है। अन्यथा जैसे आज ये स्थिति है कि हमारी धरती माता बंजर हो गई है, वो जब बंजर हो जाएगी तो उसमें कुछ उत्पादन होने वाला नहीं है। तो भूमि में जीवांश कार्बन की विशेष महती आवश्यकता होती है। यदि भूमि में जीवांश कार्बन नहीं है तो आपके खेत की जो उत्पादन क्षमता है वो गिरेगी। ठीक है, तो जीवांश कार्बन हम हरी खाद से कैसे लेंगे, इसकी क्या उपयोगिता है, इसके बारे में समझते हैं। सामान्यतः भूमि, जो उर्वर भूमि में जीवांश कार्बन की मात्रा होती है वो 0.80 से 1% होनी चाहिए। लेकिन साथियों, जो 1950-60 के दशक में भूमि में एक सर्वे हुआ था, परीक्षण हुआ था, तो उसमें औसत जीवांश कार्बन की मात्रा 0.56% पाई गई थी। और हरित क्रांति कार्यक्रम के अंतर्गत अपनाए गए तमाम तौर तरीके के बाद 1990 से 2000 के दशक में 0.37% रह गई है। अब आप खुद महसूस करेंगे कि जहाँ 0.80 से 1% जीवांश कार्बन होना चाहिए, वहाँ 2000 के दशक में 0.37% रह गया है। और इस समय तो ये मान के चलिए कि 0.10 से 0.20 तक रह गया है जीवांश कार्बन। तो ऐसी स्थिति में हमारी भूमि से जो उत्पादन क्षमता मिलना चाहिए वो नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए हमें ज़रूरी ये है कि हम कैसे अपने ज़मीन की उत्पादकता बढ़ाएं। तो उसके लिए हरी खाद हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, हमारी भूमि के लिए उपयोगी है। अब हरी खाद हम क्यों उगाएं? हरी खाद से हमें ज़मीन के लिए क्या क्या प्राप्त होगा? तो साथियों, जैसे जीवांश कार्बन की मात्रा बढ़ती है जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, भूमि में जल धारण क्षमता बढ़ती है, भूमि में सभी पोषक तत्व अपना अनुपातिक संतुलन बना लेते हैं, मिट्टी में वायु संचार बढ़ता है, मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, मिट्टी की संरचना
में सुधार होता है, फसल की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है, दलहनी फसलों से मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। तो साथियों, यदि हरी खाद से हमें इतने सारे लाभ हैं, जिससे हमारी ज़मीन की संरचना बहुत अच्छी होगी, जल धारण क्षमता बढ़ेगी, सभी पोषक तत्व बढ़ेंगे, वायु का संचार अच्छा होगा, जो हमारे सूक्ष्म जीवाणु हैं उनकी क्रियाशीलता बढ़ जाएगी, जिससे हमारी ये जो भी फसल हम बोएंगे वो बहुत अच्छी होगी, हरी भरी होगी, पैदावार अच्छी होगी, और हमारे जितने भी मित्र कीट हैं उनकी संख्या भी बढ़ेगी। तो हम कौन कौन सी हरी खाद बो सकते हैं और उनसे हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास या जो वनस्पति है वो कितना प्रतिशत मिलेगा, इसके बारे में समझेंगे। तो हरी खाद हेतु उपयुक्त जो फसलें हैं, एक तो ढेंचा है, जो जायद ऋतु में हरी खाद के लिए हम प्रयोग करते हैं, बोते हैं, और खरीफ में भी बोते हैं। जो ढेंचा की हरी खाद के रूप में हम बोते हैं, तो ये हरी खाद वनस्पत औसत जो है 180 कुंटल के आसपास हमें प्राप्त होती है। नमी जिसमें 78.2% होती है, नाइट्रोजन प्रतिशत जो है इसमें 0.42% होता है, और प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन हमें 77.1% प्राप्त होता है। साथियों, तो इसके साथ सनई हम खरीफ सीजन में बो सकते हैं, जिससे हमें हरी वनस्पति औसतन 190 प्राप्त होता है, 75 नमी इसमें नमी प्रतिशत रहता है, 0.43% इसमें नाइट्रोजन पाई जाती है, और 44 प्रति हेक्टेयर जो है 84 नाइट्रोजन हमें प्राप्त होती है। लोबिया खरीफ में भी बो सकते हैं और हम जायद में भी बो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग खरीफ में बोते हैं। इसमें 135 वनस्पति प्राप्त होती है, 86.4% नमी इसमें होती है, 0.49% नाइट्रोजन होती है, और 56.3 प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन प्राप्त होती है हमें। मूंग को जायद और खरीफ दोनों ऋतुओं में बोया जाता है। इसमें हरी जो वनस्पति औसत उपज होती है वो 72 होती है, और नमी प्रतिशत इसमें 75 होता है, 13.53 इसमें नाइट्रोजन प्रतिशत होता है, और 38.6 प्रति हेक्टेयर हमें नाइट्रोजन प्राप्त होती है। इसी तरह उर्द में दोनों ऋतुओं में बोया जा सकता है, जायद और खरीफ में। 108 जो हरी वनस्पति औसत उपज मिलती है, 83.0 नमी प्रतिशत होता है, इसमें 0.41 नाइट्रोजन प्रतिशत होता है, और 42.5 प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन प्राप्त होती है। साथियों, हरी खाद हेतु और भी बहुत सारी फसलें हैं, लेकिन मुख्य फसलें यही 5 हैं, जिनसे हमें बुआई करके हरी खाद के रूप में हम बहुत अच्छा जीवांश कार्बन प्राप्त कर सकते हैं, और इसमें नाइट्रोजन भी बहुत अधिकाधिक मात्रा में हमें मिलती है। ये नाइट्रोजन प्राप्त जब हमें होती है, तो हमें क्या करना होता है कि आगे जो भी फसल हम चाहे धान की लगाएं, चाहे गेहूं की लगाएं, या अन्य कोई भी लगाएं, तो जो नाइट्रोजन हमें देना पड़ता है, तो इतना प्रतिशत नाइट्रोजन हमें कटौती करके डालना होता है, इतना हमें उन हरी खाद से भी प्राप्त हो जाता है। अब हरी खाद हम कैसे बनाएंगे? तो जैसे आप देख रहे हैं, ये ढेंचा की हरी खाद है, और इसको ये 45 दिन में पलटाई की जाती है। तो जो फसलें बताई गई हैं ऊपर, उनमें ढेंचा सनई को बुआई से 45-60 दिन में मिट्टी पलट या डिस्क हैरो से जुताई करके पलेवा कर देते हैं। इसके बाद पानी भर देते हैं। पानी भरने के बाद 7-8 दिन में डंठल और पत्तियां ये सब सड़ जाती हैं, और 1-2 जुताई करके सीधे इसमें धान की और रोपाई कर दी जाती है। सड़ने की अवधि में यदि पानी कम हो तो बीच बीच में पानी भरते रहें, और औसतन खेत में 4 से 6 इंच पानी हमेशा भरा रहना चाहिए। लोबिया, मूंग, उर्द की जो फसलें हैं, उनकी फलियों की तुड़ाई करने के बाद मिट्टी पलट हल से या डिस्क हैरो से जुताई करके इनमें भी इसी तरह पलेवा कर दिया जाता है, जिससे खेत में इसके डंठल और पत्तियां सब सड़ के कार्बनिक जैविक खाद देते हैं,
और ये बहुत जल्दी सड़ जाते हैं और इसमें हमारे जो मित्र कीट हैं, बैक्टीरिया है, बहुत ज़्यादा डेवलप करते हैं। अब किसान भाइयों से मेरी विशेष गुजारिश है, अपील है कि सभी किसान भाई अपने धरती माता को बंजर होने से बचाएं और उसके लिए फसल चक्र अपनाते हुए शनई, ढेंचा, लोबिया और मूंग की बुआई समय समय पे ज़रूर करें, जिससे हमारी धरती माता बंजर होने से बची रहे और अच्छा उत्पादन प्राप्त होता रहे। जितने भी हमारे मित्र कीट हैं वो सब हमारी ज़मीन में, धरती माता में जीवित रहें और अपना काम करते रहें। इससे जहाँ पे हमें ज़मीन उपजाऊ होगी, जल धारण क्षमता बढ़ेगी, मिट्टी मुलायम होगी, हमारे मित्र कीट बढ़ेंगे। उसी के साथ साथ हमें रसायन का कम प्रयोग करना पड़ेगा। जहाँ रासायनिक खादें कम प्रयोग करेंगे तो इससे क्या है कि हमारा जो अनाज है, खाद्यान्न है, वो पौष्टिक होगा, शुद्ध होगा और हमारा जो पर्यावरण है वो भी शुद्ध रहेगा और हमें शुद्ध हवा मिलेगी, शुद्ध अनाज मिलेगा, हम भी स्वस्थ रहेंगे, हमारे जीव जंतु वनस्पति भी स्वस्थ रहेगी, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, वनस्पति का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जीव जंतु स्वस्थ रहेंगे और हम सभी जब स्वस्थ रहेंगे तो कोई खुशहाली आएगी और हमारी आमदनी में भी वृद्धि होगी। तो साथियों, ये मेरा जीवांश कार्बन को बढ़ाने के लिए जैविक खाद की उपयोगिता संबंधी वीडियो था। आप सभी लोग मुझे अच्छे से सुना, इसके लिए मेरा जो यदि कोई सुझाव हो आपका तो मेरा नंबर भी है 8756642072। इसमें संपर्क करके अधिक जानकारी भी ले सकते हैं। किसान भाइयों, पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।